हाय किड्स, आज हम क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी समझेंगे। इसमें हमें मेन मार्केट का, बिजनेस का, उसका सारा दिखाएगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड हम कैसे काम करते हैं और उसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, अगर हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, आज के वर्ल्ड के कंज्यूमर्स की बात करें तो हम लोगों में से कुछ की चॉइस ऐसी है कि हमें गुड्स में बहुत सारी चॉइस चाहिए, सर्विसेज जो है हमें सामने से चॉइस चाहिए, हम उसमें से पसंद करते हैं। रोज हम सुनते हैं डिजिटल कैमरास के नए नए ब्रांड आ रहे हैं, मोबाइल फोन्स के नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, टेलीविजन के आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ती है, यानी कि वर्ल्ड के जो मैन्युफैक्चरर है उनको काम मिल रहा है, प्रोडक्शन उनका बढ़ रहा है। हर सीजन में वो अपना नया मॉडल निकालते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। हर सीजन में हम मोबाइलों के हम नए नए मॉडल्स देखते हैं। तो दिन पे दिन जो है जो गोन आर द डेज व्हेन बेस्ट एंड फ्लैट वर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड्स। तो क्या था, पहले एम्बेसडर हम सुनते थे या फियाट थी जो हमें मेनली इंडियन रोड्स पे दिखती थी, लेकिन आज के टाइम में टॉप कंपनीज जो वर्ल्ड है उनकी कार्स हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है। पहले तो एम्बेसडर फियाट दिखती थी, लेकिन आज एक से बढ़कर एक कंपनियों की हम मॉडल्स देखते हैं रोड पे घूमते हुए। और सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड कैन बी सीन फॉर मेनी अदर गुड। मतलब कि हम किसी रिबॉक के शूज आ गए, रिबॉक की टी शर्ट आ गई, इस तरह से मतलब हम उन्हीं की ब्रांड की हम कई चीजें देखते हैं। तो ऐसे वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड के कारण हमारी मार्केट्स में एक रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिना कि अब क्या है, लोगों को चॉइस मतलब चीजें चाहिए, चूज करने के लिए ऑप्शंस चाहिए। तो यू वुड नॉट हैव फाउंड सच अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट इवन 2 डिकेड्स बैक। लेकिन यही हम कहीं 20-30 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, 20 एक साल पहले इतना नहीं था, इतनी चॉइस वगैरह इतनी नहीं चलती थी। लोगों को नॉर्मल जो अच्छी जो चल रही है उसी चीज की ले ली। लेकिन अब क्या है, लोग टॉप ब्रांड की चीजें मांगते हैं। तब हम इसको कैसे समझेंगे कि रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या फैक्टर्स थे, ठीक है, इस चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब क्या है, मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी तक प्रोडक्शन था लार्जली कंट्रीज के अंदर होता था, मतलब हर कंट्री अपना अपना प्रोडक्शन अपनी अपनी कंट्री में करती थी। वट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल। क्या अगर बाहर जाते थे तो देश से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट क्या होता था, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, फूड स्टफ या फिनिश्ड प्रोडक्ट। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल, फूड स्टफ, इम्पोर्टेंट फिनिश्ड गुड्स। अब जब हमारी इंडिया है, अब क्या करती है कि रॉ मटेरियल, जो चीज का रॉ मटेरियल सस्ता है बाहर से वो खरीदती है, ठीक है, फूड स्टफ खरीदती है या फिनिश्ड गुड भी परचेज करती है, इंपोर्ट करती है। तो ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री। तो जब ट्रेड है यानी बिजनेस है, ये मेन चैनल है जिसने डिफरेंट कंट्रीज को, दूर दूर की कंट्रीज को जोड़ा है एक दूसरे को। तो दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसी। तो एमएनसी इसी को कहते हैं, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, कि एक ऐसी कंपनी दैट आर्न्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, कि एक या एक से ज्यादा नेशंस में वो अपनी कंपनी सेटअप करती है, उन्हें कंट्रोल करती है। खाली एक नेशन में नहीं, डिफरेंट नेशंस में अपनी कंपनियों का काम बांटती है, उसको कंट्रोल करती है। तो हम कहते हैं उसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो एमएनसी की डेफिनेशन हो गई, अ कंपनी दैट ऑन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक नेशन से ज्यादा जब वो अपनी कंपनियां सेटअप करती है, उन्हें कंट्रोल करती है, तो उसे हम कहते हैं एमएनसी। अब क्या है आगे कि एमएनसी सेटअप ऑफिस, ये क्या करती है, डिफरेंट ग्लोबल में, मतलब कह दो कि वर्ल्ड वाइड अपने ऑफिस सेट करती है, फैक्ट्रियां बनाती है अलग अलग रीजन्स में, जहां पे उन्हें चीप चीजें मिले। जैसे मान लो जहां की चीप लेबर होगी वहां पे उन्होंने अपनी वहां पे कंपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी। जहां से उन्हें कॉल सेंटर वगैरह, मतलब कुछ ऐसे कस्टमर केयर सर्विस इजी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, वहां पे उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के अपनी चीजें सेटअप करती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि कॉस्ट प्रोडक्शन की लो हो जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक लार्ज एमएनसी है, उसने इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है। उन्होंने अपना डिजाइन तैयार करने के लिए क्या किया, यूएस में एक रिसर्च सेंटर खोल लिया, वहां उनका डिजाइन तैयार होता है, वहां पे रेट सही है, सस्ते में हो गया उनका डिजाइन तैयार। देन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग चाइना, क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है तो वहां पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करा लिया। फिर उन्होंने मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप तक शिप किया, क्योंकि वहां से क्या है, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप से सारी मार्केट्स पास पड़ती है यूएस वगैरह की, तो वहां पे फिनिश प्रोडक्ट उन्होंने वहां से उनको बेचना इजी हो जाएगा, तो वहां उन्होंने शिप कर दिया। तो क्या हुआ, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग मतलब सस्ता सामान मिल गया, ठीक है, डिजाइन सस्ते में तैयार हो गया
और फिर इन्हें मार्केट भी बहुत सस्ते में मिल गई पास के पास। तो इसमें क्या हुआ, जो कंपनी है उनको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, और जो कस्टमर केयर हुआ, कॉल सेंटर हुए, उन्होंने इंडिया में सेट कर दिए। बेंगलोर में इनके बड़े बड़े कॉल सेंटर हैं, सेट हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड इनसे कस्टमर केयर पे बात हो सकती है, लोग समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, किस चीज को वो चाहते हैं। तो उसी चीज को हम देखा है कि इस एग्जाम्पल में एमएनसी खाली फिनिश्ड प्रोडक्ट ही पूरे वर्ल्ड में नहीं बेचती, बल्कि गुड्स सर्विसेज जो है उनको भी ग्लोबली प्रोड्यूस कर रही है, कि डिफरेंट पार्ट में उनको तैयार किया जा रहा है जहां उन्हें सस्ता मिला। ठीक है, कि प्रोडक्शन है, इंक्रीज है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वे में। स्मॉल, अब क्या किया, प्रोडक्शन को उन्होंने छोटे छोटे भाग में बांट दिया और सबको अपना अपना काम दे दिया। जैसे चाइना में हमने कहा कि चीप मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां दे दिया। मैक्सिमम ईस्टर्न यूरोप यूजफुल है, क्योंकि उनके यूएस यूरोप में मार्केट्स इजी मिल जाएंगे आसपास, तो उनको वो इजी हो जाएगा। तो इंडिया में हाई स्किल्ड इंजीनियर भी हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट को समझते भी हैं, और दूसरा एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है जो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो 50 से 60% इन्हें कॉस्ट सेविंग बच जाता है एमएनसी को, ये डिफरेंट ऐसे ग्लोबल वाइज काम करके। तो इससे मेन क्या हुआ, इनका मेन मकसद क्या है इस चीज का, प्रॉफिट कमाना। आगे है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। अब क्या है, जनरल एमएनसी जो है सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट क्लोज टू द मार्केट, मतलब मेनली हम काम वहीं प्रोडक्शन करेंगे जहां मार्केट पास हो, ताकि लाना ले जाना दिक्कत ना है। स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जो उनको लो कॉस्ट पे मिले वो वहां पे सेटअप करेंगे, और कुछ अलग फैक्टर्स भी जो हमें नॉर्मली काम करने के लिए चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीजें देखेगी। इसके साथ साथ एमएनसी ये भी देखती है कि गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट की बात कहाँ करती है, कि उनकी पॉलिसीज को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो हैविंग इश्योर्ड देमसेल्फ दिस कंडीशन, अब जब इन सारी कंडीशंस को कि हाँ मार्केट भी मिल रहा है, गवर्नमेंट भी उनके साथ काम करने को तैयार है, मतलब उनके काम में कोई लाइसेंस वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेबर भी मिल रही है, तो वहां अपनी वो फैक्ट्रीज या ऑफिस जो उनको सही लगता है वो सेटअप कर देते हैं। और जब मनी उस पर सेट किया जाता है, अब कहते हैं ना हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें लैंड लेनी पड़ती है, मशीनरी लेनी पड़ती है, तो उन चीजों को हम जब उसमें पैसा डालते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, द मनी स्पेंड टू बाय एसेट लाइक सच एज बिल्डिंग, लैंड, मशीन्स एंड अदर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बट जब एमएनसी यही काम करती है तो हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप कर रही है तो उसे हम कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लाइक बिल्डिंग, मशीनरी खरीदती यही है, लेकिन क्योंकि ये ग्लोबल वाइज काम है इसलिए इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो एनी इन्वेस्टमेंट मेड अप विद होप, हर कोई इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है कि ताकि उनको प्रॉफिट अच्छा हो। एट टाइम एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। अब उस टाइम क्या होता है, एमएनसी सेटअप होती है कि लोकल कंपनियों से हम काम के साथ मिलकर काम करेंगे। अब लोकल कंपनियों से काम करने का फायदा दो तरह से, लोकल कंपनियों को भी फायदा है। कैसे, फर्स्ट एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एमएनसी का पैसा अच्छा होता है तो ये इनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे देती हैं, और लोकल कंपनियों को मिल जाता है, पैसा मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ताकि वो मशीनरी वगैरह खरीद सके, ताकि उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो। और दूसरा ये है कि एमएनसी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में काम करती है तो इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बंदों की कमी नहीं है, इंजीनियरिंग की कमी नहीं है, मतलब जो भी है सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है इनको पता होती है। तो लोकल कंपनियों को क्या मिली, पैसा भी मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गई, तो लोकल कंपनियां भी इनके साथ तैयार हो जाते काम करने में। आगे है, बट द मोस्ट कॉमन रूट जो एमएनसी इन्वेस्टमेंट का है कि वो उनका मकसद होता है कि हम लोकल कंपनी को खरीद लें, और क्योंकि जो उनका शेयर उन्हें लोकल कंपनियों को देना पड़ेगा, कह रहे हैं उनके, क्योंकि क्या होता है एमएनसी नॉर्मली उनके पास बहुत ह्यूज वेल्थ होता है, इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा होता है इन लोगों के पास, तो ये अपनी ये चाहते हैं कि लोकल कंपनियां खरीद लें ताकि वो उनके लिए काम करे, एज अ वर्कर काम करे। तो अब क्या है, अब एक एग्जाम्पल ले रखा है, कारगिल फूड्स है जो बहुत बड़ी एमएनसी, अमेरिकन एमएनसी है, और पहले ये पारक फूड हुआ करता था, एक मार्केटिंग नेटवर्क था, बहुत अच्छा इंडिया में नाम था इसका, तो इन्होंने कारगिल ने इनको बाय कर लिया। पहले पारक फूड की जो 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, लेकिन अब सारा कंट्रोल कारगिल के हाथ में आ गया। अब समझ लो कि इसमें 5 मिलियन पाउच जो एडिबल ऑयल के बनते हैं, वो मतलब रोज के 5 मिलियन पाउचेस बनते हैं, इतना मोटा काम एमएनसी वालों ने इसका बढ़ा दिया। मतलब पारक फूड पहले खुद में ही एक नाम था इंडिया के अंदर, लेकिन एमएनसी ने इनको खरीद लिया है, लोकल कंपनी को अपने अंडर कर लिया है। अब क्या किसका नाम आएगा, कारगिल का। तो इनफैक्ट मैनी ऑफ टॉप एमएनसी जो होती हैं वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट, मतलब कि समझ लो कि एमएनसी के पास इतना वेल्थ होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनके बजट से भी ज्यादा होता है उनका, इतना पैसा होता है इनके पास। तो ऐसे वेल्थ के साथ समझो उनकी पावर कितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितना पैसा उतनी पावर।
और अनदर वे है कि एमएनसी प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे करती है। लार्ज एमएनसी जो डेवलप्ड कंट्रीज में, लाइक जो डेवलप हो चुके यूएस वगैरह में, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर्स दे दिए डिफरेंट कंट्रीज में, गारमेंट्स, फुटवेयर, जो भी है। लेकिन अब वो वहां पे क्या करेंगी, अपनी शर्तों पे काम कराती है एमएनसी कि हमें किस तरह का प्राइस, जैसे टेंडर भरती है छोटी छोटी कंपनियां कि हाँ हमें इतने प्राइस पे हम काम करके दे देंगे, ये प्राइस भी डिटरमाइन करती है, क्वालिटी डिटरमाइन करती है एमएनसी, डिलीवरी टाइम या डिलीवरी कहाँ डिलीवरी होगा, कितना टाइम दिया जाएगा, लेबर कंडीशन देनी है, मतलब सब कुछ ये एमएनसी के हाथ में होता है। तो हम देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ वेज है जिसमें एमएनसी जो है अपना प्रोडक्शन स्प्रेड करती हैं और लोकल प्रोड्यूसर से भी इंटरेक्ट करती है पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड बात हो रही है ये। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, लोकल कंपनी से इन्होंने पार्टनरशिप कर दी या उनकी लोकल कंपनीज की सप्लाई कर रहे हैं उनकी। बाय यू क्लोजली कंपीटिंग द लोकल कंपनी से वो compete कर रहे हैं या फिर उनको खरीद ही लेते हैं। तो एमएनसी जो होती है एक तरह से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्शन पे, डिस्टेंट लोकेशन पे बैठे हुए, तब भी पूरे कहते हैं ना ग्लोब वाइज अपना हक जता रही है पूरे ग्लोब वाइज, पूरे वर्ल्ड में। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। क्या हुआ, आपस में फिर ये सारे जुड़ जाते हैं, इंटरलिंक हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, कोई कंपनियों को खरीद के काम कर रहे हैं, कोई कंपनियों के अंडर में काम कर रहे हैं, कोई लोकल प्रोड्यूसर से काम करा रहे हैं, लेकिन ये सारा इंटरलिंक्ड होता है। अगला टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। अब क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड जो है मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज बन गया। फॉरेन ट्रेड जो हम फॉरेन में ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। अब in history you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to market both in East and West and the extensive trade that took place along these routes. अब हम पहले पढ़ चुके हैं जो ट्रेड रूट्स होते थे जो इंडिया और साउथ एशिया को जोड़ते थे टू मार्केट्स, बहुत ईस्ट में भी वेस्ट में भी एक्सटेंसिव, मतलब बहुत अच्छा रूट इन्हें मिलता था। ऑल्सो आपको ये भी याद होगा इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज, और फिर बहुत सारी अलग ट्रेडिंग कंपनियां भी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया से काम किया। वट देन इज बेसिक फंक्शन फॉरेन ट्रेड का क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड का मेन मकसद क्या है, काम क्या है। टू पुट इट सिंपली फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड का मतलब यह है कि जो एक अपॉर्चुनिटी देना, प्रोड्यूसर्स को मौका देना कि आप डोमेस्टिक मार्केट छोड़िए, अपने आसपास की मार्केटें से आगे बढ़िए, अपनी लोकल मार्केटों से आगे बढ़िए। मार्केट्स ऑफ देयर आर कंट्री, जो डोमेस्टिक मार्केट है उनको छोड़ो, मतलब उनमें भी काम करो लेकिन आगे भी बढ़ो। प्रोड्यूसर्स कैन सेल द प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद द कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट लोकेटेड इन अनदर कंट्री इन द वर्ल्ड। कि दूसरी कंट्री जो वर्ल्ड की कंट्रीज है वहां पे आप अपना ट्रेड कीजिए, अपना बिजनेस फैलाइए। तो खाली लोकल में नहीं, डोमेस्टिक में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी मार्केट्स में अपना माल सप्लाई कीजिए, इसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। तो एक ये अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे। सिमिलरली फॉर बायर्स, बायर्स के लिए इंपोर्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। अब क्या हुआ, जो वहां बनता था अब इंपोर्ट का भी हमारे पास एक चॉइस बन गया कि हम वहां से पसंद कर सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं जो हमें सही चीप पड़ेगा। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं इसी चीज को। चाइनीज टॉयज इन इंडिया, चाइनीज मैन्युफैक्चरर क्या है कि टॉयज को एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। जो टॉयज है वो हाई प्राइस पे, वो अपने हिसाब से हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, लेकिन और हमने क्या किया, उनको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे जो इंडियन टॉयज थे उसके कंपैरिजन में महंगे थे। तो मतलब समझ लो कि विद इन अ ईयर 70 to 80% जो टॉय शॉप्स थी उन्होंने इंडियन टॉयज को चाइनीज टॉयज ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इंडियन टॉयज जो तो पहले थे वो महंगे आते थे जबकि चाइनीज टॉयज थोड़े सस्ते थे। तो चाइनीज टॉयज अपने हिसाब से महंगे बेच रहे हैं लेकिन हमें उनसे भी सस्ते पड़ रहे हैं इंडियन टॉयज से। तो हमने क्या किया, उनसे खरीदा, इंपोर्ट किया, उन्होंने एक्सपोर्ट किया। तब यहां क्या हुआ, तो इसमें ट्रेड में चाइनीज टॉयज जो थे इंडियन मार्केट में आ गए, तो इंडियन चाइनीज में कंपटीशन हो गया। चाइनीज टॉयज बेटर फील हुए, मतलब बेटर प्रूव हुए। इंडियन बायर्स जो थे उनका ग्रेट चॉइस थी टॉयज की एट लोअर प्राइसेस। तो जो जहां 2 पैसे फालतू मिलेंगे बंदा वही चीज खरीदेगा। तो चाइनीज टॉय मार्केट्स को जहां प्रॉफिट हुआ और इंडियन मार्केट को उतना ही नुकसान हो गया, टॉयज वाले जो बनाते थे। तो जितना फायदा चाइनीज वालों को टॉयज के अंदर हुआ उतना ही नुकसान इंडियन वालों को, इंडियन टॉयज वालों को हुआ, क्योंकि उनके महंगे थे तो लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया। चाइनीज को हमने खरीदना शुरू कर दिया, सस्ते थे, चीप थे तो हमने खरीद लिए। इन जनरल
विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अब क्या है, हम समझ गए कि जो ट्रेड में जो माल आता है इधर से उधर जाता है, एक मार्केट से दूसरे में जाता है, तो चॉइस ऑफ गुड इन द मार्केट राइजेस, चॉइस भी बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारी चीजें आने लग गई है, एक टाइप की कई वेरायटी मिल जाएगी एक चीज की। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स लैंड टू बिकम इक्वल and producer in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles। आज के टाइम में डिफरेंट कंट्री जो माइलों दूर हैं, मीलों दूर हैं, उनमें भी इतना कंपटीशन चल गया है। तो फॉरेन ट्रेड जो हुआ एक रिजल्ट है कनेक्टिंग द मार्केट, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट डिफरेंट कंट्रीज। तो फॉरेन ट्रेड क्या हुआ कि मार्केटों को भी जोड़ रहा है और डिफरेंट कंट्रीज की मार्केटों को भी एक दूसरे को मार्केट्स को जोड़ता है, डिफरेंट बाजारों को भी जोड़ता है। तो यहां तक आज हम ये चैप्टर इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे ग्लोबलाइजेशन से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू सो मच।